हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव। गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज जो कि हम लोगों ने कल की क्लास से स्टार्ट किया था, उसकी पहले लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था और आज हमारा ये होगा सेकंड लेक्चर। और ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स, साथ ही साथ आरओ 2024 में जो 11 फरवरी को आयोजित होने वाला है और यूपी पुलिस का भी जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं इससे पहले, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो मेंस की हो, आरओ की हो, पीसीएस की हो, स्टाफ नर्सिंग, कोई सी भी एग्जाम हो, जहां पर भी यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी की सीरीज को हम लोग कंप्लीटली कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने कल ऑलरेडी एक क्लास कंप्लीट की थी जिसमें 3 चैप्टर को कवर किए थे। तो कौन से वो 3 चैप्टर थे, तो जरा हम उसको देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने यूपी का एक छोटा सा अवलोकन देखा, भौतिक विन्यास देखा और जलवायु और मृदा देखा। आज हम लोग शुरू करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों से और लगभग 1 घंटे की इस क्लास में हम लोग यूपी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि यूपी स्पेशल में वही सारे मैक्सिमम चीजें रिपीट होती हैं, और दूसरा होता है यूपी का करंट अफेयर। तो यूपी करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी हमने क्लास शुरू कर रखी है, जिसमें घटना चक्र, ई दृष्टि और घटनासार, इन दोनों को ही मिक्स करते हुए हैंड रिटन नोट्स के तौर पे मैंने खुद तैयार किया और उसकी क्लासेस भी रेगुलर चल रही हैं। ऑलरेडी 3 क्लास आ चुकी हैं। रोज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आपको वो क्लास मिल जाती है और ये शाम में आपको मिलती है यूपी स्पेशल की। तो चैनल पे हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्लास की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ और क्लास अपडेट सब कुछ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्यजीव जो यूपी से संबंधित होंगे। अब जैसे कि यूपी पीसीएस के द्वारा जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी कराई गई थी 2021 में पेपर, तो वहां से प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आयोग के द्वारा जब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया जाता है तो वहां से बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में जो कराए गए पेपर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसी को उठा के आपके आरओ एग्जाम और फिर यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में रख दिया जाता है। तो इसके लिए अलग से कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यही चैप्टर वाइज आप पढ़ लेंगे। और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की है, बहुत ही स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक है, तो सारी चीजें इसमें अपडेटेड है। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? हालांकि ये सेकंड नंबर पे था, क्योंकि सबसे पुराना तो था आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन यहाँ पे 1975 का पूछ रहा है तो उसका उत्तर हो जाएगा कतरनिया घाट। अगर इसमें देखेंगे तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में, और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई रायपुर ऐसा जगह भी नहीं है, बल्कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1977 में, जिसे वर्तमान में रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जिससे भारत मतलब यूपी में आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरे नंबर पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरे नंबर पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपके बिजनौर में है, और चौथे नंबर पे रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके चित्रकूट में है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी यहां पर है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये निम्नलिखित में से किन जगहों पर स्थित है या कौन से जनपद में? तो आप इसका उत्तर देखेंगे चंदौली में। और आप देख सकते हो पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में, 2017 में, 2015 में सेम प्रश्न को रिपीट किया गया है। तो इसकी यह भी संभावना है कि आरओ के एग्जाम में या पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले, जो कि वाराणसी से अलग करके बनाया गया चंदौली जिला, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। और ये सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था। जो इससे पहले मैंने किशनपुर को बताया था, उसको करेक्ट कर लेना, चंदौली वाला सबसे पहला था। विजय सागर पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये आपका महोबा में स्थित है। कहां पर स्थित है? महोबा में। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा महोबा। विजय सागर पक्षी विहार जो है महोबा में स्थित है, और ये विजय सागर के किनारे स्थित है, क्योंकि वहां पे एक विजय सागर नाम की झील भी वहीं पर है। उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ये मैंने अभी आपको बताया। तो असल में देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये असल में बिजनौर में है। कहां पर है? बिजनौर में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि किसका हिस्सा माना जाता है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका पुराना नाम क्या था, जो आपका हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड राज्य अलग हो गया तो जिम कॉर्बेट जो है कि उत्तराखंड में चला गया, और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा, जो कि बिजनौर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र आपका मथुरा में, क्योंकि मथुरा में ही कृष्ण जी संबंधित हैं, वृंदावन है और मथुरा में कृष्ण जी को मयूर यानी मोर के पंख बहुत प्रसिद्ध हैं, यानी कि बहुत पसंद था, इसलिए मथुरा में ही आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। और आप देखोगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तो आयोग के पेपर जब आप करेंगे तो आपको अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इस चीज को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है और उनकी अवस्थिति, तो पूछ रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये ललितपुर में बिल्कुल सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये कन्नौज में, यह भी सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, लेकिन ये बलरामपुर में नहीं आता है दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी में आता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, कैमूर अभ्यारण्य की, तो ये बिहार का कैमूर आपको नहीं करना है, बल्कि मिर्जापुर और सोनभद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर आते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा टाइगर से संबंधित जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? और ये आपको जान के हैरानी होगी कि ये यूपीपीसीएस 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे तो केवल दे रहा 2020, 21, 2006 में, असल में ये होता है लखीमपुर खीरी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका पीलीभीत उत्तर लगा देते हैं, जबकि दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत में नहीं है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व अलग है, दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है। अब यहां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो भाई किशनपुर भी है, अभी हमने पढ़ा, लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है, कतरनिया घाट भी है, सुरहा ताल भी है, लेकिन कालेसर नहीं है, क्योंकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जबकि किशनपुर राष्ट्रीय उद्यान या किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी जिले से संबंधित है और दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत ये आता भी है। कतरनिया घाट की बात करेंगे तो बहराइच में स्थित है। सुरहा ताल की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो सुरहा ताल कहां पे है? बलिया जिले में है। अब देखिए यही सारे प्रश्न तो आपको बार बार रिपीट करने, बार बार याद करने हैं, तो और इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। तो बस आपको ढंग से यूपी स्पेशल पढ़ लेना है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। तो जैसे आगे देखें, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में। ये वही महाराजगंज है जहां पे गोरखपुर के ऊपर है और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला अंतिम पूर्वी जिला माना जाता है। 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की तर्ज पे किया जाना है। अर्थात कि भारत का जो सबसे पहला गिद्ध का संरक्षण केंद्र है या जटायु का संरक्षण केंद्र कह सकते हो, तो वो हरियाणा के पिंजौर में और उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में 2019 में एस्टैब्लिश किया गया था महाराजगंज में। अब यहां पर आप देखोगे कि यूपी पीएससी के एसीएफ आरएफओ मेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पटना पक्षी विहार कई लोगों ने लगा दिया था, जबकि पटना आपके एटा कन्नौज के क्षेत्र में पाया जाता है, एटा जिले में ही मान लेते हैं, और लोगों ने क्या सोचा कि बिहार की राजधानी पटना है और वहीं पे लगा दिया। तो ये उनकी गलती हो गई और ये प्रश्न वहां पे गलत हो गया कई लोगों का। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो ये भी यूपी का है। चित्रागुंडी की बात करेंगे तो ये भी है, लेकिन उधवा पक्षी विहार नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो है लेकिन उधवा नहीं है। उधवा की बात करेंगे तो ये झारखंड में स्थित, देखिए उधवा की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये चित्रांगुड़ी को भी मैंने बता दिया जबकि ये नहीं था। ठीक है, चित्रांगुड़ी आपका तमिलनाडु में आता है और दुधवा आपका आता है झारखंड में, यानी उधवा। क्लियर है? तो ये दोनों भारत से मतलब यूपी से बाहर है, तो आपका 3 और 4 ये दोनों अलग हो जाएंगे। जयप्रकाश की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसी का नाम सुरहा ताल है जो कि बलिया में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन का क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो 7.33 हो चुका है। ये तो 2004 के प्रश्न में पूछा गया था, लेकिन नवीनतम स्थिति जो आई है 2021 में, इसमें बताया गया कि प्रदेश का कुल वनावरण और वृक्षावरण 9.23% है, जो कि यूपी के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.22% है। यानी यूपी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 7.22% यही है, वृक्षावरण और वनावरण। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो आप देखोगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष यह वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को हम वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ हम लोगों को वनों की उत्पादकता और वनों का जो लाभ है उसके बारे में जागरूक करें, ताकि लोग वृक्षों और वनों को काटने से परहेज करें। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन सप्ताह मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं,
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो अगर हम बात करें कि पार्वती जो अर्गा है ये आपका हो जाएगा गोंडा में, ओखला आपका हो जाएगा गाजियाबाद में। हालांकि ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में भी माना जाता है, लेकिन ये गाजियाबाद दिया है क्योंकि 2003 का प्रश्न है और उस समय ग्रेटर नोएडा नहीं था, गाजियाबाद ही था। नवाबगंज पक्षी विहार की बात करेंगे तो उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार की बात करेंगे तो रायबरेली में है। तो नवाबगंज कहाँ पे? उन्नाव। ओखला की बात करेंगे गाजियाबाद, लेकिन अब गाजियाबाद आपको उत्तर नहीं लगाना है, अब आपको ग्रेटर नोएडा याद रखना है या गौतम बुद्ध नगर को याद रखना है। समसपुर रायबरेली में, पार्वती अर्गा गोंडा में है। आइए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि उन्नाव जनपद में स्थित है। फिर यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनका मिलान करना है। बांदीपुर की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में आ जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका देखिए 1998 का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे मैं यूपी लगाता हूँ, लेकिन असल में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अब यूपी नहीं है बल्कि उत्तराखंड है। कहां पर है? उत्तराखंड। जैसे जिम कार्बेट है उसी तरीके से राजाजी भी उत्तराखंड में स्थित है। सिमलीपाल की बात करेंगे तो ये उड़ीसा से संबंधित है और मानस की बात करेंगे तो असम से संबंधित है। असम में मानस भी है, काजीरंगा भी है, नामेरी भी है, लेकिन दिहांग और दिबांग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में स्थित है, यानी हरियाणा, जो कि दिल्ली से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। पक्षी सेंचुरी की बात करेंगे तो भरतपुर में ही स्थित है, राजस्थान के। और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग IVRI बोलते हैं, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली में एक इज्जत नगर मंडल है, वहां पर है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर नहीं है बल्कि ये भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर में। तो ये वाला स्तर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है और ये आप देखोगे 2013, 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये स्थापित किया जा रहा है आपके इटावा में। कहां पर? इटावा में बब्बर शेर सफारी। हालांकि ऑलरेडी अब एस्टैब्लिश हो चुका है, तो इटावा में है और इटावा को इटावा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो भाई सर्वाधिक वनाच्छादित अगर हम ISFR रिपोर्ट 2021 की पढ़ेंगे तो सबसे अधिक हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनाच्छादित मिलता है, यानी कि वनावरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। जबकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले हैं, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर। लेकिन यहां पर आपको फोकस करना है कि प्रतिशत के रूप में मैंने बताया, सामान्य में नहीं। सुराताल पक्षी विहार, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, ये बलिया में स्थित है। कहां पर है? बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहां बन रहा है? अभी मैंने बताया आपको बब्बर शेर सफारी, तो इटावा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहां पर है दोस्तों? रायबरेली में, जो कि प्रतापगढ़ के पास है, लखनऊ के पास। तो ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। जबकि वेदांगथल की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु में आएगा। घाट प्रभा की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में आएगा। जायकवाड़ी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में आएगा। और आप देखिए वन रक्षक एग्जाम 2022 का लेटेस्ट ये प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आपको यूपी PCS और RO के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, अब हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। पीलीभीत ऑप्शन नहीं लगाना है, लखीमपुर खीरी इसका उत्तर लगाना है। क्लियर बात? तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी। अब होता क्या, देखिए कई बार होता है कि आप लोग नोट्स पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, तो वहां पे रटने वाली फीलिंग आती है कि यार कितना सारा हम रट लें, एक एक लाइन से हमें पूरे पक्षी विहार रटने पड़ते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान रटने पड़ते हैं, बहुत सारी कास्ट कलाएं, मेले वगैरह रटने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उसे MCQs के पैटर्न पे करते हो तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ती, बल्कि व्याख्या के साथ आपको याद हो जाती है, और बार बार जब वो प्रश्न रिपीट होता है तो और भी इजीली याद हो जाता है। इसलिए मैं प्रीफर करता हूं MCQs बेस पे तैयारी को करना, रिवीजन को करना, न कि पूरी डिटेल को पढ़ना। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है और इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो कि 8 वॉल्यूम में आती है, RO एग्जाम और PCS के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसके भी शॉर्ट नोट्स बना दिए गए हमारी टीम के द्वारा सभी सब्जेक्ट के। आप उनकी भी क्लास को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, उसकी PDF को आप परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स की क्लास को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो डेली सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आती है, जो ई दृष्टि और घटनासार वार्षिकी पर आधारित है। तो टॉपिक पर आते हैं दोबारा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि चंदौली में स्थित है, और ये सबसे पुराना माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1957 में स्थापित की गई थी। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वही बात है कि चंदौली इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो भाई उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहां पर है, चंदौली में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है उसे कब स्थापित किया गया, तो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में दिया गया है। अब ये वन रक्षक से संबंधित प्रश्न था, पेपर था, तो वहां पे वन निगम के बारे में पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आरओ एग्जाम में ना पूछे, हो सकता है पूछ ले। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप देखोगे अमनगढ़ आएगा, क्योंकि सरिस्का आपका है नहीं यहाँ पे, वो कहाँ पे होता है, कमेंट सेक्शन बताइएगा, राजस्थान या एमपी, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। पन्ना की बात करें तो एमपी हो गया, जिम कार्बेट की बात करें तो ये यूपी हो गया, लेकिन अमनगढ़ जो कि जिम कार्बेट का ही हिस्सा है, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो अमनगढ़ का जो हिस्सा था वो बिजनौर में ही रह गया और बिजनौर से संबंधित है यूपी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां। अब आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन भी हो रहा है और चीजें आपको और भी क्लियर होती जा रही हैं। तो अब हम जरा नदियों की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, और इसी तरीके से हम सारे के सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगले 7-8 दिन की क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। मल्टीपल आप इसको रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका यूपी स्पेशल का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे शेखा झील की बात करें के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो शेखा झील के नाम से अलीगढ़ में किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये 2018 का लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जो यूपी पीसीएस के द्वारा आश्रम पद्धति लेक्चर हुआ था 2021 के एग्जाम वाले का, तो उसी में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका स्थित है आगरा में। कहां पर स्थित है, आगरा में। यह एक मानव निर्मित जलाशय है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसको सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से इसको तैयार किया गया, ये कोई नेचुरल नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है, हालांकि मैंने इसको एनवायरनमेंट में कंप्लीट पढ़ाया, बायोलॉजी में भी पढ़ाया, शॉर्ट नोट्स में, करंट अफेयर्स में भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर भी जानकारी दे दूं कि वर्तमान में भारत के कुल 75 रामसर साइट है, और जिसमें सबसे अधिक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसर साइट शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि सुर सरोवर जो रामसर स्थल है, इसको हम कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, इसी का नाम कीठम झील होता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, कल की ही क्लास में मैंने ये बताया था, और आप देखिए आरओ मेंस 2021 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है, जो कि बिजनौर से प्रवेश करती है। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है हरिद्वार से। कहां से, हरिद्वार से, उत्तराखंड में। वहां से बहते हुए जब ये यूपी के बॉर्डर पे आती है, तो यूपी में बिजनौर नाम का जो शहर है या जिला है, जहां पर आप देखोगे कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, तो बिजनौर से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये काफी लंबे, मतलब लगभग 28 जिलों से होते हुए बहने के बाद ये बलिया से जाकर निकल जाती है बाहर, और बिहार में प्रवेश करती है बक्सर जिले में। तो बलिया से बाहर निकलती है, तो आप देखोगे कि बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जिसमें प्रमुख शहर में आपका प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, और बलिया के बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, और गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती है उसको 2010 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, और यूपी सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया। अभी का ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जो मैं आपको कल की क्लास में यूपी स्पेशल में जरूर पढ़ाऊंगा। फिर यहां पे देखते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुर सरोवर भी है, सरसई नावर भी है,
समसपुर पक्षी अभयारण्य भी है, लेकिन सुरेंसर मानसर झील नहीं है, क्योंकि सुरेंसर मानसर झील की बात अगर हम करें तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। और सुरेंसर और मानसर ये दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। ये दोनों जुड़वा झील है जम्मू कश्मीर की। जबकि सुर सरोवर की बात करें तो आगरा में है, समसपुर पक्षी विहार की बात करेंगे तो रायबरेली में, सरसई नावर झील की बात करेंगे तो इटावा में, और इन तीनों को ही रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। अगले प्रश्न को आप देखिए, आरओ के प्रीलिम्स 2021 का है, तो यहीं से आपका आरओ का, यूपी पीसीएस का सारा प्रीलिम्स और मेंस सब यहीं से कवर हो जाएगा। यूपी स्पेशल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य से आप देखोगे सोन नदी भी प्रवाहित होती है, हिंडन नदी भी प्रवाहित होती है, गंडक नदी भी प्रवाहित होती है, नहीं गंडक नदी भी है और शारदा नदी भी है। देखा जाए तो चारों ही नदियां यहाँ पर मिलती हैं, और इसलिए ये प्रश्न बाहर कर दिया गया होगा, क्योंकि गंडक नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों नेपाल हिमालय से होता है, और जहां इसे शालिग्राम या शालिग्रामी नदी भी कहते हैं और मैदानी भागों में नारायणी नदी भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है और पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। फिर सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी अमरकंटक से निकलते हुए सोनभद्र होते हुए मिर्जापुर होते हुए बहती है। हिंडन नदी की बात करेंगे तो सहारनपुर से निकलते हुए यमुना में जाके मिल जाती है। शारदा नदी या काली या महाकाली नदी की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य से निकलते हुए पिथौरागढ़ से निकलकर ये उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि चारों ही नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर जो है सी माना है गंडक नदी को, जो कि एक उपयुक्त उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करेंगे, क्या सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील? तो आप देखोगे कि सौज झील तो आपके मैनपुरी में, शेखा झील अभी हमने बताया अलीगढ़ में है, बखीरा झील हमने संत कबीर नगर बताया, लेकिन सरसई नावर जो झील थी वो दोस्तों इटावा में है। आगरा की बात करेंगे तो आगरा में सुर सरोवर झील है। कौन सी झील है? सुर सरोवर। और सरसई नावर झील कहां पे? इटावा में है। अगले प्रश्न की ओर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पे वाराणसी स्थित है, गोमती नदी के तट पे सुल्तानपुर भी आता है, लखनऊ भी आता है और जौनपुर भी आता है। ये तीन प्रमुख शहर होते हैं। कोसी नदी की बात करेंगे तो गोरखपुर इस पे नहीं है, गोरखपुर बल्कि आपके राप्ती नदी पर दोस्तों स्थित है। कोसी बल्कि भारत मतलब यूपी में ना बह के बिहार में बहती है। और सरयू की बात करें तो सरयू नदी पे तो अयोध्या नदी मतलब अयोध्या नगरी हमारी स्थित है। अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देवदरी और राजदरी। ध्यान देना, ये वेटिंग ऑफिसर 2020 के पेपर में आया था। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात जो विंडम फॉल होते हैं, टांडा फॉल होते हैं, ये सभी आपके चंदौली में स्थित है। तो देवदरी और राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब एशियाई शेरों को कहां स्थापित किया गया है? जिसको हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पढ़ते हैं, लेकिन अब उनके संरक्षण के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान से समझौता किया गया और वहां पर ही उन्हें स्थित किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। अब आरओ का मेंस 2017 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, रामगंगा, सोन, गंडक। तो आप देखोगे तीनों में सबसे बड़ी नदी ऑलरेडी सोन है और सोन का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठुर की बात करेंगे तो बिठुर को ही कानपुर कहते हैं, जो कि गंगा नदी के तट पर है। गोरखपुर की बात करेंगे तो राप्ती होता है। जौनपुर दोस्तों सई नदी के तट पे नहीं है। सई नदी के तट पे कौन आता है? प्रतापगढ़ आता है। जबकि जौनपुर की बात अगर हम करें तो अभी मैंने आपको बताया कि ये गोमती नदी के तट पर है और सई नदी के तट पे प्रतापगढ़ है। कौसाम्बी की बात करेंगे तो ये यमुना नदी के तट पे है, जो कि आगे जाके फिर प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है? तो भाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, जो कि नवीन जलोढ़क मृदा होती है। और ऐसा क्षेत्र आपको पूर्वी क्षेत्र देखने को मिलेगा। अक्सर गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, इलाहाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर, ये सब पूरा का पूरा एरिया बाढ़ से भर जाता है और काफी समस्या आती है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। तो ये सर्वाधिक सेंसिटिव जोन मान के चलिए इसको। अब यहां पे हम देखेंगे कुछ नगर हैं और कुछ नदियां हैं, उनका मिलान करना है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि चित्रकूट की बात करूंगा तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। जौनपुर की बात करूंगा तो गोमती नदी के तट पर।
मथुरा की बात करेंगे तो यमुना नदी के तट पर, और अयोध्या की बात करेंगे तो सरयू नदी के तट पर। और गोमती नदी पर दो और प्रमुख शहर पाए जाते हैं, जिसमें एक आता है आपका एलक्यू अर्थात लखनऊ, और दूसरा आता है आपका सुल्तानपुर। कौन सा आता है? सुल्तानपुर। ये प्रमुख शहर हैं जो गोमती नदी पर हैं। अच्छा, गोमती नदी की अगर मैं बात करूं तो निकलती कहां से है? ये फुलहर झील से निकलती है। कहां से निकलती दोस्तों? फुलहर झील से। अब फुलहर झील कहां पर देखने को मिलती है आपको? पीलीभीत में देखने को मिलती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पर्वतीय मैदानों से नहीं निकलती है, ये मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी के रूप में, क्योंकि गाजीपुर में सैदपुर नाम की एक तहसील है, वहां पर जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये 2019 का प्रश्न है। देखा जाए तो आप पार्वती अर्गा को भी देख सकते हो, सुर सरोवर को भी देख सकते हो, सुरहाताल, क्योंकि सुरहाताल आपके बलिया में है, पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है, सुर सरोवर आपका आगरा में। ये तीनों ही रामसर स्थल के रूप में, लेकिन ऊपरी गंगा नदी जो कि नरौरा बुलंदशहर से संबंधित है, इसको अभी भी रामसर स्थल में घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2022 तक की जो अपडेट है कि हमारे यूपी के 10 रामसर स्थल जो है कि घोषित किए जा चुके हैं। तो 2022 छोड़िए, मैं 2023 तक की अपडेट दे रहा हूं कि केवल 10 ही रामसर स्थल हैं, और सबसे अधिक रामसर स्थल आपको 14 मिलेंगे। कहां पे? तमिलनाडु में। और टोटल भारत के कितने रामसर स्थल हुए? तो 75 हो चुके हैं। तो जो 10 हमारे शामिल हैं, जरा हम उसको देख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि प्रश्न में पूछा गया था ऊपरी गंगा नदी, जबकि ऊपरी गंगा नहर को उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था बुलंद नरौरा में 2005 में। तो उत्तर कैसे गलत हो गया? क्योंकि ये नदी पूछा गया था जबकि दिया गया नहर को। और बाकी सरसई नावर झील इटावा में है, समन पक्षी विहार जो है कि आपका मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, और सुर सरोवर कीथम झील आगरा 2020। यही अभी तक लेटेस्ट है, यही 10वें नंबर की शामिल है। नहीं, ये नहीं है, हैदरपुर वाली होगी। मुजफ्फरनगर और बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में टोटल 10 हो जाते हैं, यूपी में 75 हो जाते हैं। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। अब यहां पर हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, या जहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन। अब यहां पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है वो कहां पे स्टैब्लिश किया गया? आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है, तो ये लखनऊ में स्टैब्लिश है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 2017 में किया गया था, कृषक समृद्धि आयोग का गठन। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों के शक्तियों और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका आरओ का प्रीलिम्स 2021 में, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अब तो चीनी का भी उत्पादन सबसे अधिक यहीं हो रहा है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो यह बात भी सही है। मैंने करंट में इसको नोटिस भी किया है और मतलब पढ़ाया भी है। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो क्लास 1-2 दिन में आएगी तो उसमें मिल जाएगा कि यूपी में सबसे अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है। लेकिन भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता। चावल का उत्पादन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। तो इस आधार पे पहला और दूसरा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में की गई थी। तो कहां पर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? झांसी में। और इसी तरीके से एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हमारे मेरठ में, उसका पूरा नाम क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, अगर इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके बहुत अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे ना, तो मैं वादा कर रहा हूं कि आपका यूपी स्पेशल का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे वही घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन आते हैं और वो सारे के सारे इसी से फंस जाते हैं। अलग से आपको परीक्षा वाणी वगैरह या जो अलग अलग बुक आप लोग पढ़ते हैं उससे बढ़िया कि आप इसी को पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, सारी डिटेल के साथ यहाँ पे टॉपिक दिए हुए, सब आपका यहीं से प्रश्न फंस जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसको हम लोग ODOP भी कहते हैं, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। इसके तहत कुछ उत्पाद हैं और उसके कुछ जिले हैं, उसकी मान्यता दी गई है, तो इसका मिलान करना है। जैसे अगर मैं बात करूं लहसुन की, तो ये मैनपुरी से संबंधित होगा। प्याज की बात करेंगे तो ये गाजीपुर से संबंधित होगा। मिर्च की बात करेंगे तो देवरिया से संबंधित होगा। हल्दी की बात करेंगे तो ये ललितपुर से संबंधित होगा। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इनको विकसित किया जा रहा है या इनका प्रमोशन किया जा रहा है। अब इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आपके 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो कब शुरू की गई? 2018 24 जनवरी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आरओ का प्रीलिम्स 2021 का एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? भाई ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो सबसे अधिक हमारे उत्तर प्रदेश में ही की जाती है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ पे कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में 74.9% सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है, यानी ट्यूबवेल के द्वारा होती है। नहर के द्वारा 15.2%, कुएं के द्वारा 8.8% और तालाब झील पोखर के द्वारा 0.5%। अगर आप पश्चिमी यूपी में जाएंगे, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, इन जगहों पर आप देखेंगे कि सबसे अधिक लोगों के घरों में, हर एक घर में दोस्तों, उन्होंने अपनी जमीन में अपना अपना एक ट्यूबवेल लगा रखा है, यानी नलकूप लगा रखा है, और उसी से वो पूरी सिंचाई करते हैं। ना तो उधर बरसात होती है उतनी अच्छी, तो पानी पर भी निर्भर नहीं है, न किसी नहर पर निर्भर है वो, बल्कि क्या करते हैं, अपने घरों में नलकूप उन्होंने लगा रखे हैं अपने अपने खेतों में, और सभी के यहाँ इस तरीके की व्यवस्था मैंने देखी है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यूपी में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना? बहुत ही पुराना प्रश्न है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है जो पहले से ही मापी जा रही है? तो बीघा के रूप में, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि अगर 20 बिस्वा जो जमीन होती है, 20 बिस्वा जमीन, ये 1 बीघा के बराबर होती है, और यही हमारे यहाँ पद्धति चली आ रही है। आगे देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई IIVR, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात करें, जो कि ROARO एग्जाम जो प्री 2016 का री एग्जाम हुआ था 2020 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वो तो आपका वाराणसी में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी पल्सेस का मतलब है दालों का जो रिसर्च सेंटर है, वो कानपुर में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पशुओं पर रिसर्च करने के लिए इज्जतनगर बरेली में है, ये प्रश्न मैंने ऊपर ही बताया आपको। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि घास और चारा अनुसंधान केंद्र, आपके झांसी में स्थित है। और सामाजिक वानिकी संस्थान भी आपका झांसी में ही स्थित है। फिर यहाँ पे 2020 के मेंस में सेम प्रश्न उठा के रख दिया गया है, रिपीटेड प्रश्न कह सकते हो, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो UPCAR, इट मीन्स कि क्या होता है? UPCAR मतलब उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में है, जबकि ये मेंस में पूछा गया था आरओ के। फिर IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर जिले में है। और NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। पहला केचुआ बीज बैंक जहां पर स्थापित होने जा रहा है, हालांकि 2006 का एग्जाम है BO खंड शिक्षा अधिकारी का, तो वो इज्जतनगर बरेली में था। बहुत पुराना प्रश्न है, अब ऐसे प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो अन्न प्रथा है वो उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप मानी गई है? तो ये अगर हम देखा जाए कि किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के लिए, तो आप देखोगे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो आपने भी सुना होगा कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसमें महोबा, जालौन और ललितपुर, हमीरपुर, ये सब जो बांदा वगैरह जो क्षेत्र आते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी नहीं है, और यहाँ की जो जमीन है वो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, पथरीली जमीन है, इसलिए पथरीली जमीन पे कोई खेती भी उतनी बढ़िया मात्रा में नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, वहां पे दलहन और मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है, तो ये आपको समझना रहेगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी? हालांकि 2013 का प्रश्न है, तो उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस था, लेकिन अब ऐसे प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो सबसे अधिक जो कर्मचारी नियोजित हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। उत्तर प्रदेश की एक कृषि प्रधान राज्य है, और जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मचारियों में
या कर्मकारों में 59.3% लोग लगभग कृषि क्षेत्र में लगे पड़े हैं। हालांकि पूरे भारत में ही लगे हुए हैं, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है दोस्तों, तो राई और सरसों, जिसकी खेती सबसे अधिक हमारे यूपी में होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो लखनऊ। लखनऊ में एक छोटा सा कस्बा टाइप का है मलिहाबाद। मलिहाबाद एक रेलवे स्टेशन भी है, आप देखोगे काकोरी स्टेशन के आसपास ही है। तो यहाँ पर दशहरी आम की सबसे अधिक खेती होती है और यहाँ से ये पूरे एशिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, पूरे भारत में भी इसको भेजा जाता है और दशहरी आम को जीआई टैग भी ऑलरेडी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो राज्य की खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध कार्य करना, बीज गुणन कार्य करना, प्रदर्शन कार्य या उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर हम निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो कौन सा फसल क्षेत्र अधिक है जो हमारे यहाँ बोया जाता है। तो आप देखो कि जब मानसून काल आता है, मई जून में जब बारिश होती है, तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः क्या होता है, धान की फसल बोई जाती है। और जब शीतकाल आता है अक्टूबर नवंबर में, तो धान को काट लिया जाता है और गेहूं को बो दिया जाता है। फिर गेहूं जो है कि मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, फिर एक आध महीने बाद फिर से धान को बो दिया जाता है। और ये परंपरा आपको सामान्यतः मध्य यूपी और पूर्वी यूपी में ज्यादातर देखने को मिलेगी। लेकिन पश्चिमी यूपी के जो जिले मैंने बताए आपको, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर क्या होता है कि सामान्यतः खरीफ की फसलों में धान की खेती नहीं की जाती, बल्कि मार्च अप्रैल के बाद मई जून में नई गन्ने की फसल बोई जाती है और वो मार्च अप्रैल तक पूरी काटी जाती है। इसीलिए गन्ने को हम एक सालाना फसल के रूप में जानते हैं, वर्ष भर उगने वाली ये फसल है। लेकिन इसकी मुख्य रूप से खेती गन्ने की खरीफ की फसल के दौरान होती है और ये पश्चिमी यूपी में सबसे प्रमुख फसल के रूप में होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए, मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया ना कि पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है खरीफ के रूप में, तो गन्ना ही होगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या खेती ज्यादा होती है चीनी। तो इसका पहला पॉइंट तो ये होता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा होता है। दूसरा, गन्ना अभियंत्रिकी शिक्षा संस्थान भी उत्तर प्रदेश में ही है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक है, तो यह भी बात सही है। और एक और बात कि अब उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन भी सर्वाधिक किया जा रहा है। तो 1, 2, 4 यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। लेकिन अगर यहीं पर एक शब्द आ जाता है प्रजनन शब्द, ध्यान देना, गन्ने पर रिसर्च हो रही है तो लखनऊ हो जाएगा। लेकिन गन्ने के प्रजनन पे अगर बात हो रही है कि कैसे उसके नए नए जो है कि किस्मों को तैयार किया जाए, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से संबंधित है। तो भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान अगर उस पर रिसर्च हो रही है तो वो लखनऊ होगा। ये वो छोटे छोटे पॉइंट है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला या शक्कर का कटोरा कहलाता है, शक्कर मतलब चीनी, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे चयन करना है हम लोगों को। अब यहां पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिए, ये 2008 का प्रश्न है, ये उस समय की प्रश्नों के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है ये बात सही भी हो। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये तो आज भी पाई जाती है, ये भी सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये दोनों पॉइंट गलत है। ये प्रश्न काल के दौरान की बात है, तो इससे प्रश्न को आपको स्किप कर देना है। अच्छा, यहां पर एक रिपोर्ट दी हुई है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। लेटेस्ट है कि 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या गाय और बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर आता है। जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। भैंसों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अब यहां पर अगर हम देखें तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान होता है, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम आता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों एशिया का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आपके इलाहाबाद के आगे वाला ही शहर है। मेरा दोस्त था वहां पे, तो मैं एक बार गया था आंवले की खेती देखने बागान में। इतना अमरूद की तरह ऐसे लग रहा था कि दोस्तों पूरा आंवला फला पड़ा है, और नीचे तो पूछो मत, एक बार डाल हिला दो तो 100 आंवले गिर जाते थे। और वहां पे गिरे हुए आंवले का सामान्यतः मुरब्बा नहीं बना था, क्योंकि माना जाता है कि अगर एक बार आंवला नीचे गिर गया जमीन पर तो उसको जो चोट लगती है
उसकी वजह से आंवले का मुरब्बा खराब हो जाता है। तो वहां पर तो ऐसा लग रहा था कि पूरा घास की तरह फैला पड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रतापगढ़ की कुंडा जहाँ के राजा भैया जी हैं और कलंकार में आंवला की फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है और ये सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई कब होती है? भाई उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सामान्यतः इसकी जो बुवाई होती है वो जून जुलाई के मौसम में होती है और इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, जिसमें ज्वार बाजरा धान ये प्रमुख फसल होती है। अगर मैं रबी फसल की बात करूं तो रबी की जो फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। उस जनपद को आप चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं, जैसे गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? खाद्यान्न। तो हमारे यूपी में 3-4 चीजें ऐसी हैं जहां पर सबसे अधिक उत्पादन होता है, जैसे कुल खाद्यान्न का भी उत्पादन हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है, कुल गेहूं का, आलू का, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ आप देखोगे चीनी का भी उत्पादन अब सबसे अधिक होता है और मांस का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है, दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इन सभी मामलों में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कुछ फल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक उत्पादन होता है। और तिलहन उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है दोस्तों? तो गन्ना है, क्योंकि वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है जो खाद्यान्न फसल से अलग होती है। हालांकि गन्ने को हम लोग खाते भी हैं, उसके जूस से हम लोग जो चीनी और गुड़ को प्रयोग करते हैं, लेकिन वाणिज्यिक रूप में उससे मुद्रा प्राप्त की जाती है, नकदी मुद्रा के रूप में। गेहूं और चावल की तरह नहीं कि उसको खा रहे हैं लोग, बल्कि उसे बेचकर उससे मुद्रा प्राप्त करते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये तो अब कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि भूमि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है और यहाँ पे रबी, खरीफ, जायद तीनों ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम अवधि होती है मूंग की। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम होती है, यह लगभग 60 दिन की एक फसल होती है। और खरीफ और जायद की फसल है, जिसकी खरीफ में भी खेती होती है, जायद में भी। मसूर और चना लगभग 90 दिन की खेती करते हैं और अरहर में 260 दिन का समय लगता है। तो सबसे लंबी समय तक अवधि कौन सी लेती है? अरहर लेती है, और सबसे कम समय में मूंग तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत क्या? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 59.3%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों केसर का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में मैंने तो आज तक नहीं सुना। देखिए केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, बल्कि केसर का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक होता है आपके जम्मू कश्मीर, और जिसके लिए करेवा मृदा की आवश्यकता होती है, करेवा। उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है वो अगर हम बात करें तो 16-17 के आंकड़ों के अनुसार, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। जब आप उन्नत किस्म यानी एडवांस किस्म के जो बीजों का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और यही बात थी जब हरित क्रांति में एडवांस किस्म के बीजों का प्रयोग किया जा रहा था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक प्रोडक्शन बढ़ा था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। मैंने कहा भी था कि तिलहनी और दलहनी फसलें वहीं पर उगाई जाती है, जैसे मूंगफली हो गई, चना हो गया, अरहर हो गया, सूरजमुखी हो गया या सोयाबीन हो गया। तो ये सारी की सारी खेती वहीं होती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जैसे जिले आते हैं, टोटल 7। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का। सबसे अधिक खेती चने की होती है। देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों में लगभग 6% हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश से कवर किया जाता है चने के लिए। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक राज्य रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं, आलू, गन्ना। तो गेहूं का भी अग्रणी है, आलू का भी है, गन्ने का भी है, कुल खाद्यान्न का भी है, कुल दूध का भी है, कुल मांस का है, कुल चीनी का है, कुल आम का है, कुल आंवले का है। ये सभी प्रमुख फसलें हैं जिसका सबसे अधिक उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश से ही होता है। इवन की बाजरा का भी है, मक्के का भी है, जौ का भी है। तो ये भी याद रखना आपको। आगे देखो, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई गन्ने का भी है। धान का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि धान चावल के रूप में कन्वर्ट होता है। पश्चिम बंगाल में जाइए। आलू का है, मक्के का नहीं है। तो आपका 1 और 3 सही हो गया।
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए 2017 के मेंस में था, 2009 के मेंस में, 17 में तो पूछा ही गया, फिर 2017 के जीएस में पूछा, तो कई बार ये रिपीट किया गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आलू हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तंबाकू और चावल के लिए आपको अलग जाना होगा, तो डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे नहीं है? तो गेहूं में भी है, जौ में भी है, गन्ना में भी है, लेकिन चावल में नहीं, क्योंकि चावल में क्या है, वेस्ट बंगाल आता है पहले नंबर पे। भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किस में है? तो धान के प्रोडक्शन में होगा, जबकि गन्ना, आलू, गेहूं में पहले नंबर पे आता है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से थे? ब्रेड मतलब गेहूं के उत्पादन के मामले समेत है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड मतलब रोटी जो होती है, जो गेहूं से बनती है, उसके लिए कहा जाता है, तो ब्रेड बास्केट। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है वो धान, मक्का, गेहूं। मैंने आपको ये बताया था कि धान और मक्का और गेहूं, हालांकि मक्के को बजड़ा भी कह देते हैं पूर्वी वाले लोग, लेकिन बाजरा और मक्के में डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन करता है? तो ऑप्शन में आप देखोगे गेहूं सीधा सीधा दिख रहा है, हालांकि गेहूं, आलू, गन्ना मैंने इसे बता दिया, चीनी वगैरह बताया। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का भी है, गेहूं का भी है, गन्ने का भी है, लेकिन फूलों का नहीं है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना हो जाएगा। भारत में मेंथा तेल उत्पादन, जो कि पुदीने से ही बनाया था, जब पुदीना सूख जाता है या पुदीने का ये कार्क होता है मेंथॉल का, तो उत्तर प्रदेश का योगदान तो 100% मान के चलिए, 90% भी नहीं, 100% ही मान के चलिए, क्योंकि भारत में एकमात्र उत्तर प्रदेश है जहां पे मेंथा का तेल उत्पादित किया था। मेंथा तेल ठंडा तेल होता है, जो आपके नवरत्न तेलों में पड़ता है, डिटॉल के जो साबुन होते हैं, जो कूल वाले साबुन होते हैं उनमें, तो जो भी ठंडे ठंडे आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें इसको शामिल किया जाता है। 2018-19, अभी 2018-19 के संबंध में पूछा गया है। हालांकि गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में भी है, देश का सर्वाधिक गेहूं भी है, देश का सर्वाधिक धान नहीं है, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक जो प्रसिद्ध प्रजाति है वो किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित है दोस्तों, और ये जो काला नमक है ये सिद्धार्थनगर से संबंधित है। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जगहों पे होती है, लेकिन मुख्यतः सिद्धार्थनगर इसके लिए माना जाता है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो ये वाराणसी। तो जैसे दशहरी आम की बात करेंगे लखनऊ के मलिहाबाद शहर से होती है, उसी तरीके से लंगड़ा आम वाराणसी से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ आम की प्रजाति की बात की जा रही है, जैसे दशहरी आम लखनऊ मलिहाबाद में, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र से, केसर आम जूनागढ़ गुजरात से, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बंगलुरु कर्नाटक और नीलम आम आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ प्रमुख आमों की फसल है, जिसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत सारे आम है इसको। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी होती हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश में रबी फसल भी उगाते हैं हम लोग, रबी में गेहूं मुख्यतः उगाते हैं, मटर उगाते हैं, चने उगाते हैं। खरीफ में हम लोग मुख्य रूप से जो है कि गन्ने का खेती करते हैं और चावल की खेती करते हैं। जायद की फसलों के रूप में हम लोग जो पानी वाली फसलें होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इन सब का सेवन भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रबी की फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की अगर आप रबी फसल देखोगे तो गेहूं, चना, मटर, जौ, ये ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है, गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन, तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि 2017-18 का आंकड़ा नहीं हमसे पूछेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो लखनऊ में। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है, लेकिन कृषि कुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और आलू का स्टोरेज जो केंद्र बनाया गया है वो कहां पे बनाया गया है? आपके आगरा में। लेकिन अगर हम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के लिए आगरा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं हम इसको, बस अब अगले 5 मिनट में एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मतलब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा किसका उत्पादन करता है? तो भाई आम का करता है, मैंने पहले ही बताया
कि और आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान होता है? तो पहला स्थान होता है। अब यहाँ देखो लिखा है गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध, कुल खाद्यान्न, इन सभी में पहला स्थान है। जबकि उत्तर प्रदेश का चावल में दूसरा स्थान है, क्योंकि चावल में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे अखरोट की खेती नहीं होती, ज्वार की खेती नहीं होती है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि उत्तर प्रदेश आपका होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान होता है। देखिए यहाँ पे एक ही साथ तो आपको दे दिया यूपी के जितने भी प्रथम उत्पादन वाली चीजें हैं। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर कवर किए, और कल से हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, और ये अगले 6 लेक्चर में कवर हो जाएगा। आज ये सेकंड लेक्चर है यूपी स्पेशल, 6 लेक्चर और यानी 8 लेक्चर में हम पूरी तरीके से यूपी स्पेशल के जो पीवाईक्यू है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप इसको 2 से 3 बार अगर रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपका एक भी प्रश्न यूपी स्पेशल का गलत नहीं होगा। या तो कुछ डायरेक्ट आएंगे, या कुछ ऑप्शन के बेस पे आएंगे, या कुछ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए वहां से प्रश्न आएंगे। अदरवाइज आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।